हर एक से मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी हसरत की तबीयत भी। नाजरीन आदाब, मुजाहिद आज़ादी मौलाना हसरत मोहानी का ये एपिसोड आपकी नजर है। आपको खूब याद होगा कि इधर मौलाना जेल से रिहा हुए और उधर खिलाफत तहरीक ने जोर पकड़ा। मौलाना सियासी सरगर्मियों में गर्दन गर्दन गर्क हैं। यह मौलाना की ही तजवीज़ थी कि अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन और बॉयकॉट जैसी तहरीकें शुरू हो गई। नतीजा यह हुआ कि पूरा मुल्क बगैर तफरीक मिल्लत व मजहब अंग्रेजों के खिलाफ यकजा हो गया। यह वो दौर है कि मौलाना हर सियासी प्लेटफॉर्म पर सरगर्म अमल है। मुझे याद आता है कि ड्रामा सोसाइटी के मेंबरान ने ऐसे ही कुछ सीन्स रिहर्स किए थे। 1919 अमृतसर, गांधी जी और मौलाना हसरत मोहानी की एक मुलाकात। मौलाना, सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सत्याग्रह के बारे में क्या विचार हैं आपके? महात्मा जी, बहुत नेक विचार हैं। गरीब तो 1907 से विनती कर रहा है कि इसको अपना लो। 1907 से? क्या कहते हैं? हकीर भी आप ही की तरह एक ज़माने में पत्रकारिता के ज़रिए अपने ख्यालात का प्रचार किया करता था। हाकिम से महकूम अपने मुल्की हुकूक को 3 ही सूरतों में ले सकते हैं। अव्वल, दरख्वास्त गदायाना दस्ते तलब दराज करके, जिसका बेकार होना कतई साबित हो चुका है। दूसरे, खूरेजी व फसाद के जरिए हाकिम को मगलूब व मजबूर करके, जिसकी बज़ाहिर कोई सूरत नजर नहीं आती। बस अब हमारे लिए सिवाय इसके और कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं मालूम होती कि फिलहाल ना तो हम गदागरी की जिल्लत इख्तियार करें, न जंगो जदल की आजमाइशों में पड़ें, बल्कि इन दोनों से अलहदा रहकर दिफाई मज़ाहिमत के दरमियानी तरीके पर चलना शुरू कर दें। दिसंबर 1920, कैलकाटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन। मैं मिस्टर C.R. दास, बिपिन चंद्र पाल साहिब और जिन्ना साहब से यह अपील करता हूं कि वो नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन की मुखालफत ना करें। गांधी जी का नजरिया दुरुस्त है और अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन की तहरीक को अपना ले। इस दौरान मौलाना हसरत मोहानी एक जाती सदमे से भी गुजरे। हसरत क्या, सारा मुल्क शोक में डूब गया। अजीम तरीन रहनुमाए आज़ादी बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 को इंतकाल हो गया। हसरत के सियासी पीर का इंतकाल, हसरत के गुरु का इंतकाल, हसरत के
द्रोणाचार्य का इंतकाल। नहीं तिलक महाराज, नहीं। मातम हो न क्यों भारत में बपा, दुनिया से सिधारे आज तिलक। मातम हो न क्यों भारत में बपा, दुनिया से सिधारे आज तिलक। बलवंत तिलक, महाराज तिलक, आजादों के सरताज तिलक। जब तक वो रहे दुनिया में रहा हम सब के दिलों पर जोर उनका। जब तक वो रहे दुनिया में रहा हम सब के दिलों पर जोर उनका। अब रह के बहिश्त में नस्द खुदा, हूरों पे करेंगे राज तिलक। हूरों पे करेंगे राज तिलक। आपके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। आपको दोबारा जन्म लेना होगा। हर हिंदू का मजबूत है जी, हर हिंदू का मजबूत है जी। गीता की ये बात है दिल पे लिखी, आखिर में जो खुद भी कहा है यही। फिर आएंगे महाराज तिलक, फिर आएंगे महाराज तिलक, फिर आएंगे महाराज तिलक। जब तक वो रहे दुनिया में रहा हम सब के दिलों पर जोर उनका। अब रह के बहिश्त में नज़्द खुदा, हूरों पे करेंगे राज तिलक। क्या ही पुरसोज और पुरअकीदत नजराना है एक मुरीद का अपने पीर को। हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे लगता है कि शायद उस जमाने में हसरत को एहसास हो चला था कि तिलक की एक हद तक बेवक्त मौत से हिंदुस्तानी सियासत में जो खिला पैदा हुआ था उसे उन्हें पुर करना होगा। तिलक के इंतकाल के साथ ही हसरत के सियासी अफकार और आमाल में तब्दीली तो नहीं, मगर एक तेजी पैदा हो गई। अब यही देखिए, मौलाना हसरत उन दिनों यूपी कांग्रेस के सदर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूपी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। 1 अक्टूबर 1921 को आगरा में यूपी कांग्रेस का सालाना इजलास हुआ।
मौलाना ने बाहैसियत सदर अपनी तकरीर में क्या कहा, गौर फरमाइए। हजरात, गुज़िश्ता इजलास में नागपुर के बाद कांग्रेस का तयशुदा मकसद जायज और पुरअमन जराए से स्वराज को हासिल करना है, करार पा चुका है। इस मुद्दत में स्वराज के साथ ब्रिटिश एम्पायर के अंदर या बाहर होने की तस्रीह नहीं की गई है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर मसाइल खिलाफत और पंजाब का तस्फिया हमारी मर्जी के मुताबिक हो गया तो हम स्वराज जेर साया बरतानिया को ही काफी समझेंगे। लेकिन खाकसार की राय यह है कि हमको बहरहाल आजादी कामिल के दर पे होना चाहिए। हमारा मुद्दा स्वराज यानी आजादी कामिल के सिवा कुछ नहीं हो सकता। जायज और पुरअमन जराए के बजाय यह कहना चाहिए था कि हमको हर मुमकिन और मुनासिब तरीके इस्तेमाल करने का हक हासिल है। और यही मसलक लोकमान्य तिलक स्वर्गवासी का था। लफ्ज हुर्रियत कामिल गौर किया आपने? इसके माने हुए मुकम्मल आजादी या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यानी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से मुकम्मल आजादी या पूर्ण स्वराज की बात सबसे पहले हजरत मोहानी ने की। दूसरी बात जो ज्यादा गौर तलब है वो ये कि कांग्रेस आजादी हासिल करने के लिए अहिंसा के उसूलों पर सख्ती से कायम थी, लेकिन हजरत मोहानी ने अहिंसा के अलावा हर मुमकिन और मुनासिब तरीके से आजादी हासिल करने की बात रखी। 26 दिसंबर 1921 को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जलसा अहमदाबाद में हुआ। याद रहे कि उन दिनों खिलाफत कमेटी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सालाना इजलास एक ही शहर और एक ही तारीखों में हुआ करते थे। बाहर कैफ खिलाफत कमेटी की सब्जेक्ट कमेटी में मौलाना ने अपना रेजोल्यूशन पेश करते हुए कहा, हजरात, गुज़िश्ता इजलास में नागपुर के बाद कांग्रेस का तयशुदा मकसद जायज और पुरअमन जराए से स्वराज को हासिल करना है, करार पा चुका है। इस मुद्दत में स्वराज के साथ ब्रिटिश एम्पायर के अंदर या बाहर होने की तस्रीह नहीं की गई है। तमाम मुसलमानों से अली उल खुसूस और दीगर बाशिंदगान हिंद से अली उल उलूम यह दरख्वास्त की जाती है कि बरतानवी शहनशाहियत को तबाह करने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करें और खुद मुख्तारी हासिल करें, क्योंकि इस्लामी नुक्ते नजर से यही स्वराज है। यानी मौलाना अब अलल ऐलान बगावत का मशवरा दे रहे थे। मौलाना की यह करारदाद सब्जेक्ट कमेटी में तो मंजूर हो गई, लेकिन जनरल बॉडी की मीटिंग में खिलाफत कमेटी के सदर हकीम अजमल खान ने इसे आउट ऑफ ऑर्डर कह के पेश नहीं होने दिया। जैसा कि मैंने जिक्र किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इजलास भी उन्हीं दिनों अहमदाबाद में चल रहा था। हजरत मोहानी ने वहां भी मुकम्मल आजादी और उसके हुसूल के लिए हर मुमकिन और मुनासिब तरीके के इस्तेमाल की करारदाद रखी। The object of Indian National Congress is attainment of Swaraj or complete independence, free from all foreign control by the people of India, by all legitimate and peaceful means. और हसरत की ये करारदाद भी नामंजूर हो गई। एक मिनट मंजिल, क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है कि हम ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्यों? मतलब हम ऑडियंस को ये क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हसरत अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे तो क्या वो गलत करते थे, और इस मामले में उनके सारे रेजोल्यूशंस रिजेक्ट क्यों हो जाते थे। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी हसरत साहब के सजेशन को रिजेक्ट किया। गांधी जी की ऑपोजिशन की वजह से। क्या थे उनकी ओपोजिशन?
अरे भाई, उनका विचार ये था कि अगर अंग्रेज हुकूमत खिलाफत और पंजाब समस्या को हिंदुस्तानियों की मर्जी के मुताबिक हल कर दे तो भारत आज़ाद होने के बाद भी ब्रिटिश डोमिनियन का पार्ट रहेगा। अब यही देखो, हमें ऑडियंस को समझाना होगा कि ब्रिटिश डोमिनियन क्या था और ये पंजाब की समस्या क्या थी। तुम ठीक कहती हो। अब सूत्रधार को ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि अगर उस वक्त भारत को आज़ादी मिल जाती तो हम डोमिनियन स्टेटस कबूल कर लेते। वैसे तो हर तरह से हम आज़ाद होते, लेकिन ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा होते, जैसे अभी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है। और ये भी एक्सप्लेन करो कि पंजाब समस्या से मुराद जलियांवाला बाग हत्याकांड थी। कांग्रेस चाहती थी कि अंग्रेज हुकूमत इस हत्याकांड की माफी मांगे, जनरल डायर को बरतरफ करे और उस पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दे। पर एक बात है, हसरत क्या गलत थे जो कहते थे कि जब तक हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो जाता हजारों जलियांवाला बाग होते रहेंगे। हजरत तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने करारदाद पेश करते हुए कहा कि हर मुनासिब और मुमकिन तरीके से आज़ादी ले लेने से उनकी मुराद ये भी है कि एक पैरेलल गवर्नमेंट कायम की जाए और अंग्रेज़ हुकूमत से सारे ताल्लुकात तोड़ लिए जाएं। ये भी सही था। अरे भाई, हम लोग नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस तो कर ही रहे थे। हम आज ऐसा ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन अगर उस दौर की नज़र से देखा जाए तो गांधी जी दुरुस्त थे। गांधी जी का ख्याल था कि अभी वो वक्त नहीं आया है। अगर पैरेलल गवर्नमेंट बना ली गई तो अंग्रेज सरकार उससे कुचलने के लिए कुछ भी करेगी, हिंसात्मक रवैया अपनाएगी और फिर अपने देश के लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। और खुदा ना खास्ता 1857 जैसे हालात पैदा हो गए तो इसका नतीजा महज खून खराबा होगा। गांधी जी का दृष्टिकोण सही था, पर यह सब हमें अपनी स्क्रिप्ट में शामिल करना होगा। तो ठीक है, थोड़ा रीराइट करते हैं। चलो अगला सीन करते हैं। अहमदाबाद में मुस्लिम लीग का भी सालाना इजलास हो रहा था। मौलाना हसरत मोहानी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। वहां उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया। यही जरूरी नहीं है कि आज़ादी कामिल का मुतालबा किया जाए, बल्कि ये लाजमी है कि इसकी शक्ल भी मुतय्यन कर दी जाए, जो मेरे नज़दीक सिर्फ एक हो सकती है। वो है जमहूरियाए हिंद, यानी इंडियन रिपब्लिक। हमको अपनी अदालतें, अपने मदरसे, अपनी सनत और हरफत व तिजारत, अपनी फौज और पुलिस, अपनी कौमी पार्लियामेंट, सबको अलहदा और मुस्तकिल बुनियाद पर कायम करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी मुतवाज़ी हुकूमत क्या सिर्फ पुरअमन तर्के मवालात के जरिए ही कायम हो सकती है? बेशक हो सकती है, बशर्ते कि रकीब हुकूमत इसके कयाम में खलल अंदाजी ना करे। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं मालूम होता। रकीब हुकूमत रखना अंदाजी करेगी और जरूर करेगी। इस पर भी हम कह रहे हैं कि बावजूद खलल अंदाजी हुकूमत हम अपना काम खामोशी और सुकून के साथ करते जाएंगे, जैसा कि इस वक्त हो रहा है। मगर आखिरकार एक ऐसी मंजिल जरूर आएगी जबकि पुरअमन तरीकों पर काम करना बिल्कुल मुहाल हो जाएगा और हमको इसका इकरार करना पड़ेगा कि पुरअमन जराए से हुकूमत मुतवाज़ी सिर्फ शुरू की जा सकती है, देर तक कायम नहीं रह सकती। मार्शल लॉ का जवाब इस्तिलाह आम में गुरिल्ला वॉरफेयर है। अगर मैं ठीक समझती हूँ तो मौलाना हसरत मोहानी का एड्रेस ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनरी था। एक तो उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात तब की जब किसी ने नहीं की थी, और दूसरे उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की बात कही जो भी तब तक किसी ने नहीं कही थी, और तीसरे उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर की बात कही, वो भी तब जब पानी सर से गुजर जाए। पर वायलेंस को उन्होंने राइटफुल माना, एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही सही, एक आखिरी कोशिश के तौर पे ही सही, सेल्फ डिफेंस में। लेकिन तब जब कांग्रेस, खिलाफत और मुस्लिम लीग
तीनों ही आज़ादी को वायलेंस से हासिल नहीं करना चाहते थे, वो उसके खिलाफ थे। किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह का वायलेंस, चाहे कैसी ही मजबूरी क्यों ना हो। बंदूक की नाल के सामने खड़े होकर दो ही जज्बे दिल में आ सकते हैं, एक तो ये कि भागकर अपनी जान बचाई जाए, और दूसरा ये कि दुश्मन को जहन्नुम रसीद किया जाए। इन तमाम दुश्वारियों का हल सिर्फ एक हो सकता है, वो ये कि हिंदू और मुसलमान मशवरा-ए-बाहम के बाद गांधी जी की जुबान से आजादी हिंद का ऐलान करा दें। खुदा हाफिज। भाई, मुझे हजरत मोहानी साहब का किरदार निभाते निभाते ये लगने लगा है कि उनकी सबसे बड़ी खूबी ही उनकी खराबी थी। वाह, एक्सप्लेन। देखो, मौलाना वक्त के आगे आगे चलना चाहते थे, और जो उन्होंने चाहा वही हुआ। इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंसी मिली विदाउट डोमिनियन स्टेटस, एज अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हाँ, और शायद हिंदुस्तान का ये नाम पहली बार हसरत के मुंह से ही निकला था। पॉइंट। और ये भी तो देखो, जिस रेजोल्यूशन को कांग्रेस ने भारी मतों से परास्त किया, उसे ही 7 साल बाद कांग्रेस ने लाहौर सेशन में भारी मतों से पारित कर दिया। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की करारदाद जानती हो किसने पेश की थी? गांधी जी ने। और यही फर्क था गांधी जी में और हसरत में। हसरत बहुत जज्बाती थे, शायर थे, अपनी मंजिल पर वक्त से पहले पहुंचना चाहते थे, जबकि गांधी जी दूरदर्शी थे। एक किस्म का ठहराव था उनमें, और उन्हें मालूम था कि अपनी मंजिल पर पहुंचने का सही वक्त क्या है। सारांश ये कि ये दोनों ही अपने अपने वक्त के पहुंचे हुए अजीम रहनुमा थे। दुरुस्त फरमाया। मेरे ख्याल से हसरत ना तो कांग्रेसी थे ना मुस्लिम लीगी, वो इनकलाबी थे। और मेरे इस ख्याल से कोई मुत्तफिक हो या ना हो, शायद उस जमाने की अंग्रेज हुकूमत जरूर थी। इधर मौलाना हसरत मोहानी ने मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में अपना खुतबा पढ़ा, और उधर हुकूमत वक्त हरकत में आ गई कि इस शख्स का आजाद घूमना खतरे से खाली नहीं। यानी कि कैद खाने के दरवाजे एक बार फिर अपने पुराने रफीक के लिए वाह हो गए। पर यह किस्सा अगले एपिसोड पर मुलतवी रखिए, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। और मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस असीर आजादी को यूं दाद दे सकूं। हूं समझ में नहीं आती तेरे दीवानों की, दामनों की ना खबर है ना गिरेबानों की। खुदा हाफिज। आजादी की ख्वाहिश भी, तहरीक की खिलाफत भी, स्वदेश पे जा कुर्बा, जिंदा की सोबत भी थी, दीन की पाबंदी और कृष्ण से रग़बत भी। बंसी भी बजाते थे, करते थे तिलावत भी, एक तुरफा तमाशा है।